मैं हूं आपके साथ सोनम रन। की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही आधुनिक भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे, सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, संस्था की अध्यक्ष आदरणीय राजेश्वरी देवी पटेल जी, आयोजक माननीय विधायक शशांक वर्मा जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय पवन सिंह चौहान जी, सदस्य विधान परिषद उमेश द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद अवनीश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, अध्यक्ष कुर्मी सभा लखनऊ आदरणीय डीएम कटियार जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक आदरणीय आशीष सिंह आसू जी, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, पूर्व सांसद आदरणीय बनवारी लाल कंछल जी, मंच पर तथा सामने बैठे खड़े सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरा जीवन भारत माता को समर्पित करने का काम किया। गरीबी से बढ़कर के आगे बढ़कर के उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करके गरीबों को कानूनी लड़ाई लड़ने में अपना पूरा जीवन लगाया। इसी बीच देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़कर के अगुवाई करते हुए 1942 से लेकर के विभिन्न आंदोलनों में कई बार वो जेल गए। एक तरफ उन्हें चिंता थी भारत माता अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त हो, दूसरी तरफ उन्हें चिंता थी भारत माता के वर्तमान विराट स्वरूप को कैसे बरकरार रखा जाए। अंग्रेज चाहते थे कि देश में फूट डालो राज करो नीति के तहत देश को विभिन्न भागों में बांट करके भारत माता को कमजोर किया जाए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो आजाद भारत के पहले गृह मंत्री बने, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि देश की जो अखंडता है उसे हम बरकरार रखेंगे। देश के छोटे बड़े जितने भी जमींदार थे, तालुकेदार थे, राजा रजवाड़े थे, अंग्रेज चाहते थे उन्हें विभिन्न भागों में विभक्त करके भारत माता को कमजोर करने का काम किया जाए। लेकिन मैं आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष के लोगों की तरफ से आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए याद करना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गृह मंत्री के रूप में निर्णय लिया कि देश के जितने भी राजा रजवाड़े हैं सब लोगों को भारत माता के वर्तमान स्वरूप के साथ एकत्र होकर भारतवर्ष के गणराज्य में शामिल होकर के भारत माता के पताका को आकाश की बुलंदियों की ओर लहराने का काम करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं वर्तमान स्वरूप जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही देन है। हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े राजा रजवाड़े थे, जैसे कश्मीर के राजा थे, जूनागढ़ के राजा थे, हैदराबाद के निजाम थे, उन लोगों ने तय किया था। ऐसे सहित 2-3 राजा और थे, वो लोग चाहते थे कि हमारा अलग अस्तित्व बना रहे। लेकिन मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, स्मृतियों को नमन करता हूं कि सभी राजा रजवाड़ों को एक साथ 565 से अधिक रियासतों को भारत माता में शामिल करके एक अद्भुत निर्णय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लिया था। आज भारत अगर विराट स्वरूप में पूरी दुनिया के सामने सर्वोच्च शिखर की ओर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की रखी हुई नींव की ही इमारत है, जो आज दुनिया भारत माता की तरफ आश्चर्यजनक नजरों से आगे बढ़ते हुए देख रही है। मैं ऐसे अवसर पर बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आप सब की तरफ से, उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से स्मृतियों को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माता के अमर सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उनकी इस पावन पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से
उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, पवन सिंह चौहान जी, अवनीश कुमार सिंह जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी, सरदार पटेल स्मृति समारोह समिति के महासचिव श्री शशांक वर्मा जी, अध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी देवी पटेल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, श्री डीएम कटियार जी, दिनेश सचान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार पटेल स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है। देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से उच्च शिक्षा अर्जित की। लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। आजादी के आंदोलन में कूदे, आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन आजादी के इस आंदोलन से विचलित नहीं हुए। ये देश जब आजाद हो रहा था, उस समय पुरजोर तरीके से भारत के विभाजन का विरोध भी किया। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। ये स्वरूप उन्हीं की देन है। हर व्यक्ति जानता है, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम नहीं चाहते थे कि भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब ये देश आजाद हो रहा था, टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने जब देश के अंदर लागू किया
तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे भारत गणराज्य में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहें, यह उनको स्वतंत्रता दी गई थी। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा। जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर अनेक गृह मंत्री के रूप में भारत के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे वह सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, भारत के अंदर तमाम प्रकार के इन विवादों के समाधान का एक तंत्र विकसित करने का कार्य, भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य, ये सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हो पाया। यह देश का दुर्भाग्य रहा जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे कालखंड तक देश को प्राप्त होता। 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। उनकी भौतिक देह, उनका भौतिक नेतृत्व हमसे अलग हो गया, इस देश से अलग हो गया। लेकिन उनकी स्मृतियां, देश के प्रति उनकी सेवाएं, देश के प्रति उनका योगदान हम सबके लिए एक चिर स्मरणीय अध्याय बन गया, एक नई प्रेरणा बन गई। आज इसीलिए हर भारतवासी जब भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ भारत माता के इस महान सपूत के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आज उनका पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक
आपके पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की आधिकारिक घोषणा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को निर्विरोध बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 3.5 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हर एक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। इस दौरान प्रदेश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का दर्शन हम में से हर व्यक्ति कर रहा है। 11 वर्ष में क्या भारत आज पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति बदला है। जो लोग आज से 11 वर्ष पहले भारत को कमतर आंकने का प्रयास करते थे, हे जिससे देखते थे, आज उन्हें भारत के अंदर विश्व नेतृत्व नजर आता है। आज उन्हें भारत पर गौरव की अनुभूति होती है। आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है,
अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि केवल उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को परंपरागत उद्यम में उन्हें नौकरी के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का और जो कार्य निवेश का, सुरक्षा और कानून के राज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी हैं और 6 लाख से अधिक की परियोजनाएं हमारे पास वर्तमान में तैयार है, जिसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी करनी है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब भी हमने माननीय पीयूष जी से सहयोग और समर्थन मांगा, वे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल कहा कि ये होना है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हम आगे बढ़ाए हैं। हमारे पास एक कमी है। उन्होंने कहा आप बताइए। मैंने कहा हमें एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। उन्होंने कहा आप घोषणा कर दीजिए, ये मान के चलिए कि हो गया। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है बताते हुए लखनऊ में भारत सरकार ने अपना पैकेजिंग इंस्टीट्यूट स्वीकृति ही नहीं किया, उसका सत्र भी प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश अपने उद्यमियों के लिए उनकी प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर सके, दुनिया के बाजार में पहुंचा सके। हमारे मन में आया कि हम क्या उत्तर प्रदेश ग्लोबल मीट का कोई आयोजन हम कर सकते हैं? कोई ऐसा आयोजन हो जाए जहां उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को हम शोकेसिंग कर सकें। तो ट्रेड शो कोई ऐसा हो। मैंने माननीय पीयूष जी से चर्चा की। उन्होंने कहा चिंता मत करिए। पहले वर्ष उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 500 फॉरेन बायर अपने खर्चे पे भेज रहा हूं यूपी में। यूपी के लोग अपना वो लगाएं, खरीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी, दुनिया के मार्केट में पहुंचाने की जिम्मेदारी। और बहनों और भाइयों, आज हर वर्ष सितंबर माह में उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हर प्रोडक्ट को हम लोग ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करते हैं और इतना लोकप्रिय हुआ है। इस बार भी मैंने उनसे अनुरोध किया, वो दुनिया में अपने भारत के कार्यक्रमों की दिशा से व्यस्त थे, तब भी वे उसके कार्यक्रम में आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और माननीय पीयूष जी ने उसका समारोप किया और आए, और उसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से दुनिया के मार्केट के लिए बुक हुए। ये सारा पैसा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त हुआ। यह कार्य तब हो पाया, राजनीतिक स्थिरता थी, सुरक्षा का बेहतर माहौल था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का भरपूर सपोर्ट था, और उसके बल पर डबल इंजन सरकार की सामर्थ्य और शक्ति के बल पर आम जनमानस के लिए 17 के पहले जो प्रदेश उपद्रवग्रस्त था, आज उत्सव पर्व के रूप में उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। कोई सोचता था 17 के पहले कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनेगा,
अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा। आज कोई राम भक्त पर उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 17 के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो ये सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? आज तो मंदिर बन गया ना, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया। पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति जनपद हमीरपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के उपरांत पेंशनर ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को सौंपा। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्यामचरण साहू ने कहा कि वर्तमान नीति जो है आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेंशनर के हित में सकारात्मक निर्णय लेते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाली की जाए, पेंशन का समुचित पुनरीक्षण किया जाए तथा महंगाई राहत सहित सभी बकाया देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी सदस्य उपस्थित रहे। हमारा जो संगठन सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन है, एक संगठन ये है, दूसरा है माध्यमिक शिक्षक संघ, तीसरा है प्राथमिक शिक्षक है। सब ने मिलकर के संयुक्त रूप से ज्ञापन कार्यक्रम रखा, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है और सबकी मांगे एक हैं, एक समान है, इसलिए सब एक जुटे और ये राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्य पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे देश में देशव्यापी है। क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांग ये है कि सरकार ने पेंशनर में पहले विभेद पैदा कर दिया। वित्त विधेयक 2025 जो पारित किया है उसमें पेंशनर को 2 भागों में बांट दिया। इससे सरकार की मंशा ये प्रतीत होती है, जो हम लोग ये पेंशनर महसूस कर रहा है कि हम लोगों को 2 भागों में बांट दे रहा है ताकि हम जो है अपनी मांग बुलंदी से न रख सकें। दूसरा ये है कि पेंशन, पुरानी पेंशन बहुत पहले बंद कर चुकी है, सनई करके सब बंद कर दे रही है। तीसरा, अभी जो सरकार ने केंद्रीय 8वें वेतन आयोग का गठन किया है, उस गठन में पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं और पेंशनर पुनरीक्षण का जो कार्य है और जो उनको वो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, उन अनुशंसाओं को छोड़ दिया है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि पेंशनर के साथ सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले होता रहा है, जब से देश आजाद हुआ और जब जब आयोगों का गठन हुआ है, तब हमेशा साथ में सेवारत और पेंशनर, सेवानिवृत्त, ये सब शिक्षक, सबका एक साथ होता रहा है और ये एक साथ होता रहा तो एक साथ होना चाहिए। ये सरकार नए नए नियम इस तरीके के बना दे रही है कि इनको अलग अलग बांट तो तोड़ दो, लाभ न मिल पाए, लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें संगठित होने की जरूरत पड़ी। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि हमारा प्रांतीय निर्देशन जो निर्देश देगा उसके आधार पर, आज भी उन्हीं के आधार पर हुआ है और ये देश में पूरे हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारी भी शामिल है, स्टेट गवर्नमेंट के भी शामिल है, सारे स्टेट में सभी शामिल है। तो जो ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामचरण साहू, जिला अध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन जनपद। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।